नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2016 सीजी टेट का जो एग्जाम हुआ था, जिसके अंतर्गत सीजी टेट में पेपर 1 का में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे पेपर 1 में सीजी टेट में, उन प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से प्रश्न आते हैं और उसको आप किस तरीके से बहुत आसानी से ट्रिक आदि के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको शायद पेन पेपर का उपयोग भी नहीं करना पड़ता, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनको मैथ्स थोड़ा कठिन लगने लगता है और कठिन लगने के साथ वो बना नहीं पाते। ठीक है, तो सीजी टेट पेपर 1 में मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स पेडागोजी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ जो सामान्य जनरल मैथ्स होता है उसका भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं 91 में 91 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है भारत में एक स्थान जो कि 75 डिग्री ईस्ट पर है तथा उस स्थान पर वर्तमान समय 8 बज रहा है, सुबह का 8 AM हो रहा है, तब ग्रीनविच जो कि 0 पर है उसी समय क्या होगा, यानी कौन सा समय होगा वहां पे। तो आपको मालूम है ग्रीनविच रेखा कुछ इधर होगी और हमारा भारत इधर होगा, यानी ये वाली लाइन अगर कहें 75 डिग्री ईस्ट तो इसको कह सकते हैं 75 डिग्री ईस्ट कह सकते हैं, और ये 0 हो जाएगा। और इसके बीच में कितना का फर्क है, तो 75 का फर्क है। कह रहे हैं 75, ये 0 है 75, तो 75 का फर्क है। 1 डिग्री का मान दिया है 4 मिनट, तो अगर 75 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और 300 को अगर घंटा में डिवाइड करें, 300 क्या हुआ 300 मिनट हुआ, 300 को अगर घंटा में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 घंटा, तो 5 घंटा पीछे होगा। अगर यहाँ पे 8 बज रहा है तो वहां पे क्या बजेगा, ग्रीनविच में 3 बजेगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है विशिष्ट उदाहरणों से जब सामान्यीकरण की तरफ चलते हैं की ओर बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आगमन विधि या निगमन विधि, वैज्ञानिक या सामान्यीकरण विधि। तो जब हम उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर चलते हैं, यानी उदाहरण से सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं, यानी एक उदाहरण देखा, उस उदाहरण को क्या किया, प्रूफ किया। प्रूफ मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ करना ही बोलते हैं, सिद्ध करना, सिद्ध किया। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण देखा, दूसरे उदाहरण को भी सिद्ध किया, तीसरे को भी सिद्ध किया। ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, हर मामले में वो फिक्स बैठ जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये एक सिद्धांत हो गया। तो सिद्धांत से सिद्धांत हो गया, तो उदाहरण से सिद्धांत की तरफ चलना क्या होता है, आगमन विधि कहलाता है। जबकि सिद्धांत से आगमन की तरफ, सिद्धांत से उदाहरण की तरफ चलना क्या कहलाएगा, निगमन विधि कहलाएगा। पहले सिद्धांत देखेंगे, फिर उसके उदाहरण से उसको साबित करने की कोशिश करेंगे, यानी चेक करने की कोशिश करेंगे, वह क्या होगा, निगमन विधि होगा। अगर पहले उदाहरण आता है मतलब आगमन विधि होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 80 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तब औसत 90 हो जाता है, हटाई गई संख्या बताना है। अगर पेन और कॉपी नहीं उठाता हूं तो भी देख लेता हूं, 5 संख्याओं का औसत कितना हुआ 80, यानी कुल संख्या कितनी होगी 80 गुणे 5 अर्थात 400। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है तब औसत 90 हो जाता है। एक संख्या हट गई मतलब संख्याएं कितनी बची 4, और औसत कितना हो गया 90। 90 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 360। तो हटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूं। देखिए इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना था, ऊपर वाले में भी पेन नहीं चलाना था, दूसरे वाले में भी नहीं, तीसरे वाले में भी नहीं चलाना था। 5 संख्याओं का औसत यानी 5 गुणे 40, 5 गुणे 80 बराबर कितना हो गया 400। 4 संख्याओं का औसत कितना है तो 90 है, तो 9 चौको 36, 360। अब इसी के गैप कितना है 40। यही एक संख्या था जो इसमें से छूट गया, एक संख्या कम किया इसने, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अगर इसमें हम 40 जोड़ देते हैं 360 में तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगा, 40 जोड़ा तो 5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये 360 नहीं, ये 400 हो जाएगा ना, तो ये 80 हो जाएगा। तो औसत आ गया, फुलफिल कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, पेन नहीं चलाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसको एज इट इज पढ़ाया हूं क्लास में कि A/B बराबर C/D है, और इसको इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो कौन सी विधि होगी, संश्लेषित विधि होगी, संश्लेषिक विधि होगी, आगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, संश्लेषित विधि है, संश्लेषिक विधि तो कहीं पढ़े नहीं, संश्लेषिक इस टाइप से, विश्लेषिक विधि तो कहीं पढ़े नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्रफल को प्रायः सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी किसका उपयोग हम बाकी चीजों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल भी उससे निकल जाए, त्रिभुज का भी निकल जाए, समानांतर भी, वृत्त से घिरे क्षेत्रफल का भी। तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको पता है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, तो सभी चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं एक आयत है, ऐसा आयत है, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे, एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया, बन सकता है। ठीक, अब समानांतर चतुर्भुज की बात करूं तो समानांतर चतुर्भुज से त्रिभुज मतलब त्रिभुज के द्वारा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। समानांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, कैसा भी हो, इसके बीच से एक लाइन खींचा, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज हो गया। अब आपको फंसेगा इसमें वृत्त वाले में, वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मान लेते हैं एक वृत्त बनाया ऐसा, यहाँ पे केंद्र रखा और यहां से एक लाइन है त्रिज्या और एक लाइन ऐसा त्रिज्या और इसको ऐसे एक त्रिभुज। अब मेरे को यहाँ का इसका त्रिज्या पता है, इसका त्रिज्या पता है, ठीक है, मतलब ये लाइन पता है, ये लाइन भी पता है, त्रिभुज में तो पता ही होगा ना दोनों, तो फिर हम निकाल सकते हैं ना इसका क्षेत्रफल। तो बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिभुज। अगला प्रश्न कहता है गणित की पाठ्यचर्या का या के मुख्य गुण क्या है। पहला कहता है महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस, फिर दूसरा कहता है सुसंगत यानी कोहेरेंट, ऑप्शन नंबर सी कहता है महत्वपूर्ण गणित सीखना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है, कहता है 16 मजदूर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 16 मजदूर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कितना हो जाएगा। 16 मजदूर मतलब 10 दिन काम किया तो 160 हो गया, 20 मजदूर उसी 160 काम को करेंगे तो 160 बटे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में नहीं आया तो बता देता हूं, बहुत आसान प्रश्न है। 16 मजदूर अगर टोटल काम की बात करें, टोटल वर्क की बात करें, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 16 मजदूर कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन, टोटल काम कितना हो गया 160। अब इसी 160 काम को 20 मजदूर करेंगे तो 160 बटे 20 ये हो गया 8 दिन, एकदम आसान, इसको उत्तर वो भी नहीं करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है एक वाहन चालक एक वाहन 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तथा 5 सेकंड में 600 मीटर चलता है, तो वाहन की औसत चाल क्या होगी, लगभग बताना है आपको। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बस निकाल देना है आपको सही उत्तर तक। कैसे निकलेगा, 5 मिनट में कोई गाड़ी है जो कि 2 किलोमीटर चलती है, तो पूरे 1 घंटे में कितनी चलेगी, 5 मिनट में चलता है, 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटा में ये चलेगा कितना। अगर इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको अगर मिनट को घंटा में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, 5/60, यही होगा, यही घंटा होगा इसका, 5/60 ही तो होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी यहां पे दिया हुआ है 2 किलोमीटर और समय दिया है 5 मिनट, तो अगर 1 किलोमीटर में है तो इसको आवश्यक रूप से आपको घंटा में बदलना पड़ेगा, तो 5 मिनट लिख देते हैं बटे 60 कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसे ही होगा, नहीं समझ में आया, मिनट को चेंज करना तो समझ में आया होगा ना, नहीं आया होगा तो फिर से बता देता हूं। देखिए मान लेता हूं 5 मिनट को हमको घंटा में चेंज करना है, आवर में, ठीक, तो अगर मेरे को 1 मिनट को घंटा में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/60 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वैसे ही 5 मिनट को लिखना है तो 5/60 लिख सकता हूं बस। तो ये कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो पहला केस अगर देखें 2 किलोमीटर वाला 5 मिनट में, 2 किलोमीटर 5 मिनट में चल रहा है तो 1 घंटा में कितना चलेगा? 24 किलोमीटर। दूसरा कहता है कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चलता है, तो दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 किलोमीटर चल ही रहा है, 1 घंटा ले रहा है तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर ही चलेगा। तीसरा कहता है कि 5 सेकंड में 600 मीटर चलता है, 5 सेकंड में 600 मीटर, तो इसको हमको सबको घंटा में कर रहे हैं, क्योंकि हमको उत्तर घंटा में ही लाना है तो हमको इसको भी घंटा में परिवर्तित करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? 600 मीटर बटे 5 सेकंड, मीटर पर सेकंड में है ये अभी। अब इसको घंटा में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऊपर में हम लोग 3600 से गुणा कर देंगे और नीचे 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1000 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यही होगा ना। तो इसको गुणा कर देते हैं, जो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, ये हो गया आपका 12, और 12 गुणे 36 करेंगे तो कितना आएगा? 12 छक 72 के 2 हासिल 7, और 12 36 और 43 432। यानी ये अगर मैं बोलूं 600 मीटर से चल रहा है 5 सेकेंड में तो 1 घंटा में कितना चलेगा? तो 432 किलोमीटर चलेगा। बस इसको जोड़ करके डिवाइड कर देना है, 3 घंटा लग रहा है तीनों में, तो डिवाइड कर देना, कितना हो जाएगा? 24 धन 40 धन 432, तो 2 हो गया, 6 हो गया, ये 6, और ये हो गया 4 तो 6 3 9 हो गया, और ये हो गया 496 बटा 3 कर देंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, और यहाँ पे बचा 1, तो ये बच गया 3 छक 18, बचा 1, 3 पचे 15, सही 1 बटा 3, 165 जिसमें होगा उसको ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 आता जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है वर्तमान पाठ्यचर्या का या के मुख्य दोष क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है क्या? पहला कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, ऑप्शन दूसरा कहता है विषयों में सहसंबंध का अभाव है, लचीलेपन का अभाव है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैथ्स पेडागोजी पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? रचनावादी उपागम किस पर केंद्रित है, यही इसका सवाल है। पहला, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, रचनावादी ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कहता है नियमित गृह कार्य, रचनावादी में कुछ भी नहीं ऐसा होता। क्या रचनावादी में क्या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, इसीलिए उसको रचनावादी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान है लेकिन देखने में बहुत कठिन लगता है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, पहले तो अंदर वाले को ही बनाएंगे, तो इसको बनाते हैं, इसको बनाएंगे तो क्या होगा? नीचे लघुत्तम ले लेंगे 4, 4 एकम 4 धन 5 बराबर हो जाएगा कितना? 9 बटा 4। 9 का लघुत्तम कितना होता है? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये हो गया 3 बटा 2। अब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 1 धन 3 बटा 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये पूरे वर्गमूल में वर्गमूल में अब इसको करना है तो इसको क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे 2, ये हो गया 2 धन 3 बराबर हो जाएगा 5 बटा 2। 5 बटा 2 हो गया। अब 5 बटा 2 किस में है? वर्गमूल में है, ध्यान रखना है। अब इसको अगर काट देते तो कितना हो जाएगा? 250, 2 दूना 4 इतना आ जाएगा, लेकिन ये वर्गमूल में है। अब देखिए किसका वर्गमूल सबसे पास का वर्गमूल हो सकता है, तो किसका होगा वो देखना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे आसान तो यही हो सकता है कि इसका वर्गमूल इस तरीके से निकाल दूं मैं, कि ऊपर में रख दूं 250, 2 2
250 और नीचे मैं 100 लिख दूं। 100 क्यों लिखा? दशमलव की जगह में 1 लिखा और 2 जीरो बढ़ा दिया तो यहां से दशमलव हट गया। ठीक, अब इसका वर्गमूल कितना होगा? 250 का, तो 15 एक कम 15 में कितना होता है? 225, तो 15 पॉइंट कुछ कुछ होगा बटे इसका वर्गमूल कितना होगा? 100 का 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 अगर जीरो हटाएंगे तो ये दशमलव यहां से हट के यहां हो जाएगा, मतलब 1.5 और यहाँ पे कुछ कुछ होना चाहिए। अगर पूरा निकालना चाहे तो पूरा निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो ऑप्शन में से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.581। ठीक, पूरा निकालना कोई होशियारी नहीं है, एग्जाम देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा निकाल कर सॉल्व करके एकदम अंतिम उत्तर तक पहुंचे, आपको दिखाना है कि भाई सही उत्तर कौन सा है, बस इतना ही है आपका काम। अगला प्रश्न देखते, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब वर्गमूल वाला रहेगा वो, तो वर्गमूल वाला क्या ये है? तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। कुल मिला के इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप इसको बना करके देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है एक सभा कक्ष है जो कि 20 फीट लंबा है, 15 फीट चौड़ा है तथा 12 फीट ऊंचा है और 60 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। यदि एक छात्र को 50 घन फीट स्वच्छ हवा की आवश्यकता है, तब आवश्यकता से अधिक या कम कितनी हवा है उस कमरे में? ठीक है, तो निकाल देते हैं पहले। 20 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 3 3 6 360 इतना आ जाएगा। इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। ठीक, 3600 क्या है? क्यूबिक फीट है, फीट का क्यूब। कहता है 50 घन फीट एक को चाहिए, छात्र हैं 60, तो कितना टोटल घन फीट चाहिए? तो 50 चाहिए और गुणे 60 छात्र हैं, यानी टोटल कितना चाहिए? 3000 क्यूबिक फीट। कितना है? 3600 है, लेकिन चाहिए कितना? 3000, तो कितना ज्यादा है? 600 क्यूबिक फीट, वो ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 उद्देश्य दिए हैं, 4 उद्देश्य में से आपको बताना है। मैथ्स पेडागोजी का प्रश्न है 104 नंबर। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा गणित की शिक्षा का? पहला, शिक्षार्थियों को गणित समझने में मदद करना। उद्देश्य तो हो सकता है, लेकिन क्या मुख्य उद्देश्य है? देख लेते हैं। और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी देखें, बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना। यह हो सकता है और यह भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ज्यामिति के प्रमेयों और प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। यह भी नहीं है। कुल मिला के अगर ए और सी में देखें तो सबसे अच्छा उत्तर मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी कलम चलाने लायक वैसे नहीं है, लेकिन आपको चला के बता दूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इस कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल लघुत्तम ले लेंगे 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक, अब ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो गया? 3/2 हो गया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 12 माइनस 2 गुणे 5 धन 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 10 धन 3/2। अब 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 धन 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा लघुत्तम? 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी 7/2 हो गया। 7/2 को कैसे लिख सकते हैं? 3 से ही 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणितीय शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, निर्णय लेने की शक्ति बिल्कुल होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच, याददाश्त क्षमता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर 106 नंबर का। क्लियर है? बहुत आसान प्रश्न है, 106 नंबर का सी हो गया। 107 नंबर की बात करूं, सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? आपको मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा आपको बताना है, बताइए जल्दी से।
सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर बढ़ना है तो वो होगा संश्लेषिक विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है, किसका होता है? पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा का, बाल केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षण। पढ़ाने की प्रक्रिया ने, पढ़ाना ज्यादा जरूरी नहीं है, सीखना ज्यादा जरूरी है, वो बाल केंद्रित शिक्षा महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह कौन सी गतिविधि होगी? 109 नंबर का बताना है। पहला कहता है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं के समझ की परीक्षा करने की। दूसरा कहता है अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी कहता है गणित की समझ विकसित करने में शिक्षार्थियों को सहायता करने की। या ऑप्शन नंबर डी, गणितीय संकल्पनाओं और उसके अनुप्रयोगों के संबंध बैठाने और उसके ज्ञान और विचारों को साझा करने की, शिक्षार्थियों की सहायता करने की। तो अगर जनरल की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? यानी एनसीएफ 2005 संकीर्ण उद्देश्य कौन सा मानता है गणित शिक्षण के विषय में? 110 नंबर का उत्तर क्या होगा? संख्यात्मक कौशल का अगर विकास कर रहे हैं तो संकीर्ण माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक भैंस खरीदिए, दूध बेचिए, यही सब प्रश्न आता है। एक भैंस को 10,000 रुपए में खरीदा गया तथा दूध बेचने पर उसे 10,000 एक साल तक उसको रखता है और 10,000 प्राप्त हो जाता है। तो कहता है कि एक साल के बाद उसको 9,000 में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। बताइए भाई, बहुत आसान प्रश्न है वैसे, लेकिन क्या कहें। एक भैंस को 10,000 में खरीदा तथा एक साल तक दूध बेचने के बाद 10,000 रुपए प्राप्त होता है। 10,000 प्राप्त हुए, यानी 10,000 में खरीदा था, एक साल में वो 10,000 रुपए कमा भी लेता है। तो कितना हो गया उसका? ये आपका हो गया 0 रुपए, उसका जो क्रय मूल्य था वो 0 रुपए हो गया। अब 9,000 में बेचा तो 9,000, ये 10,000 का कितना प्रतिशत है? 90%। तो 90% लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, गणित भाषा का मुख्य गुण क्या है? तो गणित भाषा का मुख्य गुण क्या है? शुद्धता भी है और सत्यता भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 113 नंबर, गणित शिक्षण विधि कक्षा में एक तरीका है खाली स्थान का, मतलब किसका तरीका है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों के बॉडी एक्शन का, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का, ऑप्शन नंबर सी याददाश्तीकरण का यानी मेमोराइजेशन, या ऑप्शन नंबर डी मानसिक व्यायाम का। गणित शिक्षण विधि कक्षा में एक तरीका है, क्या है? विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 114 नंबर, पेन नहीं उठाना था लेकिन आप लोग उठाए होंगे। कहता है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 30 है और 3 है, तब इन संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन संभव नहीं है? कहना यह चाहता है कि जो भी संख्या होगी, मान लेता हूं एक संख्या x है, एक संख्या y है, अगर उसका एलसीएम 30 है, इसका मतलब क्या है कि ये 30 जो है x से भी डिवाइड होगा और y से भी डिवाइड होगा, और इसी x और y का अगर एचसीएफ कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक। अगर एचसीएफ, ये क्या है? एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, ये क्या है? एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। दूसरी बात करूं, अगर x और y का एचसीएफ 3 है, इसका मतलब x जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा, और y भी संख्या है वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ की परिभाषा ही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसका एचसीएफ कहा जाएगा। और एलसीएम की परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो उसका एलसीएम कहा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि x और y, x जो है 30 को विभाजित करेगा, मतलब मैं कहूं कि अगर 30 बटा x लिखूं
तो यहां पे जो संख्या आएगा आवश्यक रूप से पूर्णांक संख्या आएगा। और वैसे ही x बटा 30/y लिखूं तो यहां पे आवश्यक रूप से क्या आएगा, ये भी पूर्णांक संख्या ही आएगा, यानी पूर्ण रूप से विभाजित संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा केस अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां लिखूं x/3 यानी 3 HCF है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पूर्णांक में आना चाहिए। और y/3 लिखूं तो भी संख्या पूर्णांक में आना चाहिए, यही कहना चाहता है। इसको मिटा देता हूं, ये इधर वाला कोई काम का नहीं, ये समझाने के लिए बस। ठीक, ये पूर्णांक में आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, एक संख्या 10 हो सकती है। पहला ही केस देखते हैं, एक संख्या 10 हो सकती है। मैं ऑप्शन से ही कर देता हूं। एक संख्या मान लेते हैं 10 है, x के जगह में मैं 10 रख लेता हूं और 10/3 करूंगा तो क्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी, नहीं होगी। इसका मतलब जो पहला कथन है, इसको अगर ऑप्शन से चेक करेंगे तो 2 सेकेंड का काम है, 2 से 3 सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखिए कहता है कि बस वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, 3 से x भी विभाजित होगा और y भी विभाजित होगा। पहली संख्या x मानता हूं यानी 10/3 करता हूं तो क्या होगा, ये विभाजित होगा, नहीं होगा। यानी पहला तो कथन क्या है, गलत हो गया। अगर पहले कथन को मैं एलसीएम से चेक करता हूं, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो 30/10 करूंगा। पहला संख्या x के जगह में 10 माना तो क्या होगा, आ जाएगा सही उत्तर, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा। यानी एलसीएम से तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन एचसीएफ से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं, एक संख्या 15 हो सकती है। देखते हैं एक संख्या 15 हो सकती है क्या। तो क्या कहता है, अगर एक संख्या 15 मानते हैं, मान लेता हूं मैं एलसीएम की बात करता हूं तो 30/15 करता हूं तो कितना आ जाएगा, 2। बिल्कुल हो सकता है एक संख्या 15, एलसीएम से तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कहता है अगर एचसीएफ से सेटिस्फाई करें तो 15/3 करेंगे तो भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, एक संख्या 3 हो सकती है। देखते हैं, अगर एलसीएम 30 है तो 3 करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। अगर उस संख्या को 3 मानते हैं और एचसीएफ 3 है तो भी पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, यानी ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर नहीं होता ऑप्शन तो लेते। पूछा है कौन सा संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही संभव नहीं है कि वो संख्या 10 हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 115 कहता है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अपने को सम्मिलित कर खाली स्थान में। ऑप्शन नंबर ए प्रयोग में, आत्मनिरीक्षण में, सामूहिक कार्य में, या ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अपने को सम्मिलित कर, किसमें, प्रयोग में सम्मिलित कर सकते हैं, सामूहिक कार्य में भी, ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी, आत्म परीक्षण में नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 116, इसमें भी आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मूलधन आधा कर दिया जाए, दर 2 गुना कर दिया जाए तथा समय अचर रखा जाए, यानी समय को कोई चेंज नहीं किया जाए, तब पुराने एसआई और नए एसआई में का अनुपात क्या होगा। पुराना एसआई देख लेते हैं, पुराना एसआई और ये होगा नया एसआई। पुराना एसआई क्या कहते हैं, यदि मूलधन आधा कर दिया जाए, अभी की कंडीशन में मूलधन आधा नहीं कर रहा हूं तो मैं मान लेता हूं मूलधन क्या है, 2x है, और दर कितना है, तो दर तो अभी आधा या 2 गुना करना नहीं है, तो 1 मानता 1 हो गया और समय भी 1 हो गया, बटे 100 हो गया, यानी 2x/100 हो गया। पहला ये इसका पहला एसआई निकला, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकला। दूसरा कहता है कि इसको आधा कर देना है मूलधन को, यानी 2x के जगह में केवल x लेना है, लेकिन दर जो 1 था उस दर को 2 गुना कर देना है। समय जो तो 1 ही था उसको 1 ही रखना है, बटे 100 कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 2x/100 हो जाएगा।
लेकिन दोनों 100 कट गया, दो x से x कट गया, यानी 1:1 आ गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक, कलम नहीं चलाना था लेकिन चला दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 117 बहुत आसान है। कहता है 1 घन फुट मिट्टी का माप यानी वजन 50 किलो। घन फुट मतलब, घन फुट का मतलब क्या होता है? मतलब वो 1 फीट लंबा होगा, 1 फीट चौड़ा होगा, 1 फीट गहरा होगा। 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, तो उसको कहेंगे घन फुट। घन मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, तो उसको क्या बोलेंगे? घन मीटर। ठीक, तो कहते हैं 1 घन फुट मिट्टी का माप 50 केजी है। यदि 5 फीट लंबा, 5 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा, कितना होगा? 5 चौके 20 23 60, 60 फीट क्यूबिक फीट हो गया। तो 60 क्यूबिक फीट के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी? किलो में बताना है। तो एक क्यूबिक फीट का कितना है? 50 किलो। तो 60 क्यूबिक फीट यानी 50 गुणे 60 गुणे 50 यानी 3000 केजी। और 3000 केजी को यहां पे क्विंटल में लिखना है तो कितना हो जाएगा? 30 क्विंटल, क्योंकि 100 केजी बराबर होता है 1 क्विंटल, और 3000 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 से कैंसिल, तो 30 क्विंटल आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। गणितीय विचार के बारे में पूछा है। गणितीय विचार निम्न क्रम से विकसित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आता है गणितीय विचार की अगर बात करें तो पहले अनुभव आता है, फिर भाषा आता है, उसके बाद उनके पास चित्र दिखाया जाता है, फिर चित्र के जगह में प्रतीक लगाया जाता है। यानी पहले तो अनुभव ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पहले अनुभव, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काट दिए। अनुभव के बाद आएगा भाषा, तो ये इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो भी बना सकते हैं। कहता है एक संख्या का 60.25% 960 है। मान लेता हूं वो संख्या क्या है? x है। x का 60.25% बराबर है 964। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 964। अब ये 2 जीरो यहां लग जाएगा, बटे आ जाएगा 60.25। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 96400, और यहां पे अगर दशमलव हटाना है तो 2 जीरो यहां बढ़ा दीजिए और यहां पे लिख दीजिए 6050। अब इसको सॉल्व करके लाइए उत्तर। इतना लंबा करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं, इससे आसान भी कर सकते हैं। इससे आसान क्या कर सकते हैं? यदि एक संख्या का 60% 964 है तो हम देख लेते हैं किसी का 60% करके देखते हैं। पहला देखते हैं 1000 का 60% कितना हो जाएगा? तो 120 कितना होगा? 600 होगा। तो ये तो नहीं होगा, काट दिए। लगभग 60% 600 होगा। 1200 का कितना होगा? तो 12 72 720, ये भी नहीं होगा, काट दिए। तीसरा देखते हैं 1500 का 60% कितना होगा? तो 15 छक्का 90 होगा, यानी 900 होगा। इस आसपास तो आ नहीं रहा है, 900 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो अब बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। चेक करना है तो करो, नहीं करना है तो मार दो, उत्तर वही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर का। क्लास में ऐसे ट्रिक वाले सवाल मैं आपसे, मतलब ऐसे ट्रिक बताता हूं, पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए तब ट्रिक का काम आता है। कंसेप्ट ही पता नहीं है तो ट्रिक लेके क्या करोगे? भूल जाओगे। कंसेप्ट जिसका क्लियर रहता है वही ट्रिक यूज कर सकता है। चलिए ये प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसका मान बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए बहुत ज्यादा झंझट परेशानी की जरूरत नहीं। सबसे पहले नीचे से शुरू करना है। नीचे से शुरू करना है तो इसको छुपा दो, यहां से बस शुरू करो। इतना का वैल्यू पहले हम लोग देखेंगे, इतना का। ठीक, इतना का वैल्यू कितना आएगा तो देख लेते हैं। इसका कितना आएगा? ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, यानी 3/2 आ जाएगा इसका वैल्यू, 3/2। ठीक, अब ये इसके जगह में मैं लिख सकता हूं 3/2। अब इसको छुपा देता हूं। ठीक, इधर का छुपा दिया। अब यहां से देखता हूं 1 धन
1 और नीचे लिख सकता हूं 3/2, ऐसे लिख सकता हूं। अब इस बटा 2 के नीचे भी तो 1 है, तो ये भाग हो रहा है, अगर गुणा करेंगे तो कैसे होगा, तो गुणा करेंगे तो यहां 2 ऊपर चला जाएगा, 3 और 1 नीचे रह जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे रह गया, तो कितना हो गया। अब इसको कर लेते हैं गुणा, तो 2/3, 1 धन 2/3 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3, नीचे में 3 और ये हो गया 3 धन 2, 5/3, 5/3, यानी यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3 हो गई, 5/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, 1 धन 1/5/3/1, वैसे ही जैसे 1 अभी लगाए थे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा 3/1, कितना हो जाएगा, 3/5, यानी धन 1 3/5, ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम ले लेंगे 5 धन 3 बराबर 8/5, जो उत्तर होगा 8/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इतना आसान पेपर था, मतलब मैं तो पेन पेपर चलाया अभी शुरू से किया हूं, देखिए 36 मिनट लगा है आपको समझाने में। अगर मैं ना समझाता तो देखिए कितना आसानी से ये हो सकता था, आपको भी बता देता हूं, आपको आज दिखाता हूं कितना आसानी से हो सकता था। ये देखिए, सबसे पहले शुरू करता हूं मैं 91 नंबर से। ठीक, 91, इसमें कुछ करना ही नहीं था, 75 गुणे 4 करना था, 300 को डिवाइड करना था मन में ही, 5 घंटा, चूंकि 5 घंटा पीछे जाना है तो बस 2 सेकेंड हो गया। इसमें पता है तो लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, इसमें कुछ करना नहीं था। 5 गुणे 80 यानी 400, और दूसरा में देखते हैं 5 गुणे 4 गुणे 90, 360, गैप 40, उत्तर हो जाता। ये तो मैं पढ़ाया ही हूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका ये प्रश्न जो है ये ज्यादा से ज्यादा ये 16 160 को 20 से डिवाइड करके 8, कितना, देखिए 3 4 7 प्रश्न कर दिया आपको दिखाते दिखाते, बस ऐसा ही लगता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था आपको, मतलब थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट। इसके अलावा अगर ये सब तो आपको पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। इसकी बात करूं तो सन्निकट मान निकालना है तो बस आपको मन में ही कैलकुलेट कर लेना था कि इसका लघुत्तम 4 होगा, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी 9/4 हो जाएगा। निकाल देंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 को इधर ऐड कर देंगे, तुरंत निकल जाता। परिमेय संख्या, इसमें भी कुछ नहीं करना था, देखिए सीधा कुछ करना ही नहीं था। 20 गुणे 15 करते 300, 300 गुणे 12 करते कितना हो जाएगा, 3600। 3600 हो जाता आपका पहला, यानी 3600 हवा है, 3600 क्यूबिक फीट, और ये चाहिए कितना, 3000, 60 गुणे 50, 3000 माइनस करते 600 क्यूबिक फुट एक्स्ट्रा आ जाता तुरंत। ये भी बहुत आसान था, इसको पहले सॉल्व कर लेते, इसको माइनस करते तो 2 से ही 1/3 आ जाता। ये तो पढ़ाया ही हूं, ये सब पढ़ाया हुआ है, सिलेबस का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो जीएस मान लीजिए आपको पढ़ाया, उसमें कुछ सॉल्व करने का कोई वो नहीं। ये भी 10,000 में खरीदा, 10,000 लाभ कमाया, 0 हो गया, 9,000 में बेच भी दिया, 90% लाभ कमा लिया। इतना आसान पेपर मेरे को नहीं लगता है कि बनाना चाहिए। इसको भी सीधा ऑप्शन से होना था, एसआई वाला भी ऑप्शन से हो जाता सीधे सीधे। घन फुट वाला कुछ करना ही नहीं है, सीधे 5 गुणे 120, 5 को 20 दिया 60, 60 गुणे 50, सीधे 300 क्विंटल। पेन नहीं चलाना था इसमें, मेरे ख्याल से इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, इसमें थोड़ा सा चला सकते थे। मतलब ये पूरा का पूरा पेपर जो मैथ्स इसमें जितना पूछा है, लगभग 10 प्रश्न मैथ्स का पूछा है। न्यूमेरिक मैथ्स बोले तो न्यूमेरिक मैथ्स पूछा है 10 क्वेश्चन, और इस 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको समय चाहिए, वो चाहिए कितना, 3 मिनट, बस 3 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। और अगर मैथ्स पेडागोजी पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और मैथ्स पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आया हो, सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से आया, सब। वो तो एक उदाहरण भी मैं आपको बताया ना कि वो उदाहरण भी मैं एज इट इज पढ़ाया, वही उदाहरण फिर से पूछा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है।
और आप लोग को कोर्स के बारे में बता देता हूं। जो बच्चे अभी फरवरी में एग्जाम होगा इसका, तो चाहे तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीटेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। पेपर 2 में भी 2 टाइप से होता है, एक तो साइंस वाले होते हैं और एक एसएसटी यानी सोशल साइंस वाले होते हैं। दोनों के लिए कोर्स उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, शुरू के 40 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें आपको ये कोर्स लेना चाहे तो 999 रुपए में, ये कोर्स भी लेना चाहे तो 999 रुपए में उपलब्ध है। ठीक, तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर है, बता देता हूं, 94 064 21 014। इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि मुझे कोर्स लेना है, पेपर 1 का लेना है तो पेपर 1, पेपर 2 का लेना है पेपर 2। ध्यान रखिएगा 40 स्टूडेंट के लिए। बाद में इसका फीस जो एक्चुअल फीस है वो मेरे ख्याल से 3000 या 3400 रुपए, 3499 रुपए के आसपास, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर में इसलिए मिल रहा है आपको कम फीस में। तो ज्वाइन करिए, प्रश्न बाहर से नहीं आएगा और तैयारी शुरू करिए, मेहनत करिए। ठीक, और बाकी ये क्वेश्चन के पीडीएफ वगैरह आपको ऐप से भी डाउनलोड हो सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए सभी लोग। नमस्कार, जय हिंद।